Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This lecture is being delivered by Inamul Chokhtai, and this chapter is chapter number 17 of Physics of Solids. Our topic in this chapter is the mechanical properties of the solids, and just before starting our topic we have to uh, discuss some key points that we must keep in mind. In these key points we have to discuss first of all the deformation and its types, the elastic limit, the stress and its types, the strain and its types, and elastic constants and its types. So first of all, mechanical properties of the solids topic में हमने deformation को study करना है. Deformation क्या होता है? Deformation से मुराद क्या है? When the force is applied on the body and this applied force causes the change in the length, shape and the volume of that object. This change basically in the shape, length or the volume of the object is called deformation. Deformation क्या होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाई जाती है तो लगाई गई फोर्स उस ऑब्जेक्ट की शेप, लेंथ या वॉल्यूम में तब्दीली पैदा करती है. इस तब्दीली को, इस चेंज को हम डिफॉर्मेशन बोलते हैं. अगर लफ्ज़ डिफॉर्मेशन को देखा जाए तो डी मतलब नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है और फॉर्म का मतलब होता है शक्ल. तो डिफॉर्म शक्ल का ख़राब होना, शक्ल का बिगाड़ पैदा होना या बिगड़ जाना. तो चेंज इन द शेप, इन द लेंथ और द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट बेसिकली डिफॉर्मेशन कहलाता है. अगेन हमें जो इमेज दिखाया गया है इसमें बॉल है जो कि स्क्वीज़ की जाती है इन हैंड. सो द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉल एंड द बॉल स्क्वीजेस. This deformation, this change in the shape of the body or the ball is called deformation. Types of the deformation दो तरह की होती हैं, elastic deformation है और plastic deformation है. Next we have to discuss the elastic deformation or the temporary change. Elastic deformation या temporary change आर्जी change होता है. आर्जी change से मुराद ये है कि जब आप उस स्ट्रेस को, फोर्स को हटा देंगे तो बॉडी वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाता है. अगेन इसको समझाने के लिए एक मैस स्प्रिंग सिस्टम दिखाया गया है और इस मैस स्प्रिंग सिस्टम में एक वेट है जो कि स्प्रिंग के साथ लटकाया गया है. जब इस वेट को लटकाते हैं तो ये वेट स्प्रिंग में एक्सटेंशन पैदा करता है और इस वेट के नतीजे में एक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होती है स्प्रिंग में जो कि इसको वापस ले जाना चाहती है. यहाँ पे आपको ये रिस्टोरिंग फोर्स दिखाई गई है और ये रिस्टोरिंग फोर्स बेसिकली इस बॉडी को वापस ओरिजिनल हालत में ले जाना चाहेगी. सो जब इस मैस को, इस वेट को हटा दिया जाएगा तो ये जो स्प्रिंग है ये वापस अपनी ओरिजिनल हालत में चला जाएगा. तो ये है बेसिक आइडिया ऑफ इलास्टिक डिफॉर्मेशन. अगेन वही एग्जांपल जो हम पहले भी देख चुके हैं कि बॉल वाज स्क्वीज्ड बिटवीन द फिंगर्स. व्हेन द फोर्स वाज रिमूव्ड the ball should come back to its original shape or the form. This is called the elastic deformation. When the force is applied on the body below its elastic limit, अभी हम डिस्कस करेंगे what is meant by the elastic limit, क्योंकि elastic deformation में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फोर्स लगाई जा रही है उसकी वैल्यू इलास्टिक लिमिट से कम हो, क्योंकि इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करने के बाद लगाई गई फोर्स बॉडी के अंदर एक परमानेंट चेंज पैदा कर देती है, तो फिर वापस असली हालत में वो नहीं आ सकता. लिहाजा जो फोर्स है वो इलास्टिक लिमिट से कम होनी चाहिए. तो यहाँ पे ये शर्त है व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी below its elastic limit it produces distortion due to the displacement of the atoms of the body from their mean position. Next, what happens after the removal of the force? The body atoms of the body return to their equilibrium position and body regains its original shape. This ability of the body to return to its original shape basically is called elasticity, and this deformation is called elastic deformation. यहाँ पे एक लफ्ज़ है जो अभी हमने पढ़ा, डिस्टॉर्शन क्या होता है. डिस्टॉर्शन क्या होता है? डिस्टॉर्शन से मुराद यह है कि जब फोर्स लगाई जाती है तो लगाई गई फोर्स उस सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनको उनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से वो हटा देता है. तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से मींस जहाँ पे वो थे वहाँ पे वो नहीं रहेंगे. तो जहाँ पे वो थे वो उनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी और जहाँ पे वो हट गए, उससे हट जाएंगे तो हम भी कहते हैं कि दे आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशंस एंड दिस इज सेड टू बी द स्टेट ऑफ डिस्टॉर्शन. ये डिस्टॉर्शन है.
means the subject or the particles are distorted as a result of the applied force. तो जब force हटा दी जाएगी तो वो distortion भी खत्म हो जाएगी, तो body वापस अपनी original position पे, equilibrium position पे आ जाएगी. This is called elastic deformation. What is elastic limit? अभी हम बात कर रहे थे elastic limit की. अगेन यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, स्प्रिंग के साथ वेट लटकाए गए हैं. ये वेट बेसिकली स्प्रिंग में एक्सटेंशन पैदा करते हैं. जैसे वेट को बढ़ाते चले जाएंगे, एक्सटेंशन भी बढ़ता चला जाएगा अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ. लेकिन बेसिक आइडिया यहाँ पे हम ये दिखाना चाहते हैं कि जब इन वेट को आप हटा देंगे तो फिर क्या होगा, इस स्प्रिंग को वापस अपनी असली हालत में चले जाना चाहिए. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द weight, maximum value of the force, or the maximum value of the stress that can be endured by this spring. endured का मतलब होता है बर्दाश्त करना. तो इस स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू जो ये स्प्रिंग बर्दाश्त कर सकता है, क्या मतलब बर्दाश्त कर सकता है, मीन्स कि इसमें डिफॉर्मेशन पैदा नहीं होगी, परमानेंट कोई चेंज पैदा नहीं होगा. जब आप इस वेट को हटा देंगे, स्ट्रेस को हटा देंगे, तो बॉडी वापस असली हालत में आ जाएगा. इसको इलास्टिक लिमिट कहते हैं. अगर लिमिट को क्रॉस कर दिया जाए तो फिर एक परमानेंट चेंज पैदा होगा जो कि वापस इसको असली हालत में नहीं जाने देगा. अगेन एक और एग्जांपल दिखाई गई है. यहाँ पे ये एक स्प्रिंग था, जिस स्प्रिंग के ऊपर एक फोर्स लगाई गई इसको एक्सटेंड करने के लिए, लेकिन वो फोर्स इसकी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर गई, जिसकी वजह से इस स्प्रिंग में एक परमानेंट चेंज पैदा हो गया. और उस परमानेंट चेंज की वजह से देखिए ये एक्सटेंशन आ गई और ये वापस असली हालत में नहीं जा सकता. तो व्हाट हैड हैपेंड इन दिस केस, the force or the stress that is applied on the spring has been crossed its elastic limit. उसकी elastic limit से ज़्यादा force लगाई गई तो permanent deformation पैदा हो गई. तो elastic limit क्या होता है, अगेन एक और एग्जांपल हमारे पास है रबर बैंड्स की. और रबर बैंड को जब हम फोर्स लगाते हैं तो नो डाउट वो एक्सटेंशन उसमें आती है, वो एक्सटेंड करते हैं, फैल जाते हैं. और अगर बहुत ज़्यादा खींचा जाए तो क्या होगा, वो डिफॉर्म हो सकते हैं, परमानेंटली डिफॉर्म हो सकते हैं, वो वापस अपनी हालत में नहीं आएंगे या फिर वो टूट जाएंगे. तो आपने उस हद तक फोर्स नहीं लगानी कि रबर बैंड टूट जाए या परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए. जहाँ पे ये टूट जाता है, जहाँ पे ये परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है, वो उसकी इलास्टिक लिमिट कहलाती है. सो मैक्सिमम स्ट्रेस आर द फोर्स पर यूनिट एरिया इंड्योर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. इंड्योर का मतलब क्या होता है, इंड्योर का मतलब होता है बर्दाश्त करना. कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस जो कि एक बॉडी बर्दाश्त कर सकता है, बाय द ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट कॉज द परमानेंट डिफॉर्मेशन. और ये स्ट्रेस जो लगाया गया था वो उसके अंदर कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन, पक्की तब्दीली पैदा नहीं करता. इसको हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं. तो इलास्टिक लिमिट क्या है, बेसिकली ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस है दैट इज इंड्योर्ड बाय द बॉडी एंड द बॉडी इज नॉट बीइंग परमानेंटली डिफॉर्म्ड. नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट द स्ट्रेस. व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस को हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया से. और ये फोर्स पर यूनिट एरिया जब किसी बॉडी पर लगाया जाता है तो उस बॉडी की शेप, वॉल्यूम और लेंथ में ये तब्दीली पैदा करता है. मैथमेटिकली स्ट्रेस को फोर्स पर यूनिट एरिया से ज़ाहिर किया जाता है. रिप्रेजेंटेशन में सिग्मा को स्ट्रेस को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं. देन एफ बाई ए ये बन जाएगा. और जब हम यूनिट्स की बात करते हैं तो हमें पता है कि एफ के यूनिट्स क्या होते हैं. एफ का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट क्या होता है, दैट इज मीटर स्क्वायर. सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसके यूनिट्स बनते हैं जो कि सेम है एज दैट ऑफ द प्रेशर. द यूनिट ऑफ द प्रेशर इज पास्कल. सो पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर. और डायमेंशनल फार्मूला स्ट्रेस का बनता है ml-1t-2 सेम एज दैट ऑफ पास्कल, द यूनिट ऑफ प्रेशर. Next we have to discuss the types of the stress. In the types of stress, first of all, it is having two major categories, the normal stress and the shear stress or the tangential stress. Next the normal stress is अब नॉर्मल को नॉर्मल क्यों कह रहे हैं, नॉर्मल को नॉर्मल इसलिए कह रहे हैं कि जो फोर्स बेसिकली जो स्ट्रेस लगाया गया है या फोर्स लगाई गई है वो उसके बॉडी के क्रॉस सेक्शनल एरिया की नॉर्मल होगी, मींस परपेंडिकुलर होगी. तो परपेंडिकुलर होने की वजह से उसको नॉर्मल स्ट्रेस कहा गया है. तो उसके बाद नेक्स्ट नॉर्मल स्ट्रेस की फिर दो कैटेगरीज हैं, लॉन्गिट्यूडिनल है और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है. और उसके बाद जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की मज़ीद दो किस्में हैं हमारे पास, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस है और साथ में कंप्रेसिव स्ट्रेस है. The further discussion of the types of the stress, basically we are having several types of the stress, but here in this topic we are just discussing its two categories, that is normal
and tangential are the shearing stress. इन दो के हवाले से हम बात करेंगे. सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेस के हवाले से बात करते हैं और यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई गई है इसको समझने के लिए. और नॉर्मल स्ट्रेस के हवाले से अभी हम बात कर रहे थे कि नॉर्मल क्या होता है. नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर. तो यहाँ पे जो डिफॉर्मिंग फोर्सेस दिखाई गई हैं, ये एक फोर्स है और ये सेकंड फोर्स है. ये दोनों डिफॉर्मिंग फोर्सेस हैं और डिफॉर्मिंग फोर्सेस आप देख सकते हैं ये दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट हैं, पहली चीज़. और दूसरी चीज़ ये है कि ये दोनों फोर्सेस अपनी अपनी जगह पे जहाँ जिस क्रॉस सेक्शन एरिया पे काम कर रही हैं उस क्रॉस सेक्शन एरिया के ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हैं. ये है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सिलेंड्रिकल बॉडी का, सिलेंडर का. यहाँ पे ये है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और ये फोर्स परपेंडिकुलर, ये फोर्स भी परपेंडिकुलर है. तो ये फोर्सेस इक्वल हैं और परपेंडिकुलर है. अब ये सोचिए अगर ये फोर्सेस इसी तरह मतलब इसी डायरेक्शंस में, अपोजिट डायरेक्शन में काम करती रहें तो क्या होगा. यकीनन ये इसके लेंथ में इजाफा कर देंगी, दोनों तरफ से खींच के इसमें कुछ ना कुछ इजाफा हो जाएगा, मतलब इसकी लंबाई में इजाफा हो जाएगा. तो अब आपने ये देखना है कि ये बेसिकली हम लोग नेक्स्ट आगे जाके पढ़ेंगे कि ये इसका टेंसाइल स्ट्रेस है. एक है टेंसाइल स्ट्रेस, एक है कंप्रेसिव स्ट्रेस. टेंसाइल स्ट्रेस में हम बात करते हैं कि जब लंबाई में इजाफा हो जाता है इस डायरेक्शन में, और कंप्रेसिव स्ट्रेस में अगर ये अपोजिट होती तो दबा के इसके लेंथ को कम कर देती, तो उसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं. हम नेक्स्ट आगे ये पढ़ने वाले. ऐसा नॉर्मल स्ट्रेस में जो हमने बात करनी है वो ये है कि the name suggests the stress is said to be the normal stress when the direction of the deforming forces are perpendicular to the cross sectional area of the body. ये हम बात पहले कर चुके हैं कि ये जो फोर्सेस हैं वो परपेंडिकुलर, जो डिफॉर्मिंग फोर्सेस होती हैं वो क्रॉस सेक्शनल एरिया की परपेंडिकुलर होती हैं, इसको याद रखिएगा. नेक्स्ट व्हाट वुड हैपन, द लेंथ ऑफ द वायर द वॉल्यूम वुड बी चेंज. वो अगर तार की बात करते हैं तो उसकी लंबाई में इजाफा हो जाएगा, अगर किसी क्यूबिकल बॉडी की बात करते हैं तो उसको वॉल्यूम में इजाफा हो जाएगा. नॉर्मल स्ट्रेस को डिपेंडिंग अपॉन द डायमेंशन ऑफ द फोर्सेस की डायमेंशंस के लिहाज से ये जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है उसको मजीद दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस एंड द बल्क स्ट्रेस और द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस. नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस में अगेन हम उसी बॉडी को समझेंगे. लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस में बेसिकली हम बात क्या करना चाहेंगे कि अब यहाँ पे जो फोर्सेस लग रही हैं ये फोर्सेस अलोंग दी लेंथ ऑफ द बॉडी काज कर रही हैं, पहली बात ये हो गई, काम कर रही हैं. और फिर ये उसकी लंबाई में इजाफा कर सकती हैं, लंबाई में कमी कर सकती हैं. दो बातें जो भी हम वहाँ पे कर चुके थे कि ये पॉसिबल है. कंसीडर अ सिलेंडर, द टू क्रॉस सेक्शन एरियाज ऑफ द सिलेंडर आर सब्जेक्टेड टू द इक्वल अपोजिट फोर्सेस. हम पहले बात कर चुके हैं. द स्ट्रेस एक्सपीरियंस बाय द सिलेंडर इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. मतलब ये स्ट्रेस जिसमें दो फोर्सेस हैं, अगेन ये नॉर्मल स्ट्रेस की ही कैटेगरी है जहाँ पे forces are normal to the cross sectional area, हम पहले पढ़ चुके हैं. Name suggests that when the body is under the longitudinal stress, the deforming forces will be acting along the length of the body. यहाँ पे नई चीज़ क्या है, longitudinal के हवाले से forces जो काम कर रही हैं these are along the length of the body. Length of the body देखिए, length of the body की डायरेक्शन में काम कर रही हैं. Longitudinal stress results in the change in the length. Change का वर्ड यूज़ किया गया है इसमें क्योंकि इसमें तब्दीली भी हो सकती है और इसमें कमी भी हो सकती है. अगर यही डायरेक्शन हो जो हमें दिखाई गई है तो इसमें लंबाई में इजाफा होगा, और अगर इसका अपोजिट कर दीजिएगा फोर्सेस तो उसकी लंबाई में कमी हो जाएगी. ये फोर्सेस हैं जो दिखाती हैं रेड वाले एरोज के अगर ये इनवर्ड होंगी तो इसमें लंबाई में कमी वाक़ई हो जाएगी. ब्लू वाले जो फोर्सेस हैं, अब ब्लू फोर्सेस जो स्ट्रेस बिल्डअप कर रही होगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम टेंसाइल स्ट्रेस बोल सकते हैं. टेंसाइल स्ट्रेस में लंबाई में इजाफा होगा, याद रखिएगा. और जो कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है उसमें क्या होता है, उसमें श्रिंक करती है बॉडी, उसकी लंबाई में इजाफा होता है. नो डाउट उसकी डायमीटर में भी चेंज आएगा, लेकिन डायमीटर में चेंज बहुत कम होता है, उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं. हम सिर्फ एक डायमेंशन की बात कर रहे हैं कि लंबाई में उसका जो है वो एक प्रोमिनेंट चेंज आएगा, लंबाई में कमी होगी या लंबाई में ज़्यादा हो जाएगी. तो लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस either stretches or compresses the object, thus it can be further classified into the two categories. टेंसाइल और कंप्रेसिव में अभी बात कर चुका हूँ. ये जो ब्लू एरोस हैं ये आपको टेंसाइल के हवाले से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. ये मैंने एरो बनाने की कोशिश की है, याद रखिएगा कि टेंसाइल बेसिकली ब्लू के हवाले से जो इसकी लंबाई में इजाफा कर देंगे, और जो रेड वाले हैं वो बेसिकली कंप्रेस कर रहे हैं, वो उसको कंप्रेस कर रहे हैं, मीन्स कि वो उसकी लंबाई को कम कर देंगे. ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की अगेन दो कैटेगरीज हैं. टेंसाइल स्ट्रेस पे हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं. टेंसाइल स्ट्रेस में अभी मैंने ब्लू एरो दिखाए, आप देख सकते हैं इक्वल और अपोजिट हो गए और लंबाई में इजाफा हो रहा है. दो लफ्ज़ अब मैंने बोले, इसको याद रखिएगा टेंसाइल स्ट्रेस के हवाले से कि लंबाई में इंक्रीज इन दी ऑब्जेक्ट्स लेंथ, उसकी लंबाई में इजाफा होता है. और सेकंड सेंटेंस हम ये ऐड कर सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स, दोनों फोर्सेस जो काम कर रही होती हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होती हैं. जबकि कंप्रेसिव स्ट्रेस में अगेन लंबाई में कमी आ जाएगी
डिक्रीज इन दी ऑब्जेक्ट्स लेंथ, लेकिन जो फोर्सेस हैं अगेन वो अपोजिट हैं, बट इनवर्ड है। वो आउटवर्ड थी, ये दोनों इनवर्ड हैं, तो इसलिए इक्वल, लेकिन अभी भी इक्वल एंड अपोजिट होंगी, अभी भी इक्वल एंड अपोजिट होंगी, लेकिन इनवर्ड होगी। तो ये है जी कंप्रेसिव स्ट्रेस। उसके बाद फिर हम बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की। कंप्रेसिव स्ट्रेस में ये आपको बॉडी दिखाई गई है जो फोर्सेस आउटवर्ड काम कर रही हैं और इक्वल हैं और अपोजिट हैं और लंबाई में इजाफा हुआ है। डेल चेंज, इसकी लंबाई में इजाफा हुआ है क्योंकि ये आउटवर्ड से खींचा जा रहा है। अब इसे कंप्रेसिव करेंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेस बन जाएगा, अगेन लेंथ में कमी बाकी हो जाएगी। अभी भी फोर्सेस इक्वल हैं, अपोजिट हैं, परपेंडिकुलर हैं प्लेन के, लेकिन लेंथ में कमी होगी। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस करना है बल्क स्ट्रेस और द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। बल्क स्ट्रेस में बेसिक आइडिया ये है कि फोर्सेस चारों तरफ से लग रही होती हैं। अभी तो हम बात कर रहे थे सिर्फ फेसेस पे बात कर रही होती हैं, एक ही लेंथ के हवाले से बात मतलब फोर्सेस लग रही होती हैं। लेकिन जब बल्क स्ट्रेस की बात करेंगे या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात करते हैं तो फोर्सेस फ्रॉम ऑल डायमेंशंस द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी, सो इट स्क्वीजेस, इट कंप्रेसेस द बॉडी, तो उसका वॉल्यूम जो होगा वो कम हो जाएगा इन केस ऑफ द बल्क और द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। जबकि शीयर स्ट्रेस में जो फोर्स लगाई जाती है वहाँ जो फोर्स की डायरेक्शन है, यहाँ पे जो फोर्स लगाई गई है, आप फोर्स को देखें, ये फोर्स की डायरेक्शन इस प्लेन के पैरेलल है। मींस डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बॉडी, उसके पैरेलल होती हैं। तो अब ये क्या होगा, अब ये जब पैरेलल काम करेंगी तो बॉडी की साइड्स डिस्प्लेस होती हैं, जिसकी वजह से आपको जो ग्रे एरिया नजर आ रहा है यहाँ पे इंडिकेट होता है कि हमारी ये साइड्स इतनी आगे मूव कर चुकी हैं, मींस डेलक्स आगे मूव कर चुकी हैं। तो दिस रिजल्ट्स इन द चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी, उसकी शक्ल बदली जाएगी, तो वो shear स्ट्रेस कहलाता है या टेंजेंशियल स्ट्रेस कहलाता है। अगेन यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज के स्ट्रेस दिखाए गए हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्रेशन, दिस वन कंप्रेशन दिखाया गया है, उसके बाद टेंशन दिखाया गया है, नेक्स्ट इज द shear, नेक्स्ट इज द टॉर्शन, उसके बाद फिर बेंडिंग एटसेट्रा, क्योंकि ये दो फोर्सेस अंदर की तरफ काम कर रही हैं और ये बाहर की तरफ, तो वो इसको बेसिकली इस तरफ मोड़ देंगे, उसको वो बेंड कर देंगे, तो ये बेंडिंग के लिए दिखाया गया है। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन बेसिकली हमें ये बताता है कि कितनी हद तक डिफॉर्मेशन हुई, कितनी तब्दीली वाक़ई हुई जब फोर्स लगाई गई, स्ट्रेस लगाया गया, तो इसमें मेजर ऑफ द डिफॉर्मेशन बेसिकली क्या होती है, वो स्ट्रेन कहलाती है। मेजर ऑफ द डिफॉर्मेशन याद रखिएगा, मैं द फोर्स अप्लाइड द मेजर ऑफ द डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन, कितनी तब्दीली पैदा हुई। अब यहाँ पे अगेन कंप्रेसिव स्ट्रेन के हवाले से अभी हम बात कर रहे थे, कंप्रेसिव स्ट्रेस की एग्जांपल दिखाई गई है और कंप्रेसिव स्ट्रेन की भी एग्जांपल बनती है, क्योंकि जो स्ट्रेस होगा उसी के हवाले से ही स्ट्रेन होगा। तो यहाँ पे कंप्रेशन दिखाई गई है, दबाया जा रहा है दोनों साइडों पे फोर्सेस की वजह से, तो इसमें ये चेंज इन द लेंथ आया है, कमी आई है, जबकि ओरिजिनल लेंथ जो थी वो इसकी सपोज एल थी। तो हमारे पास जो स्ट्रेन बन जाएगा उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे चेंज इन लेंथ टू दी ओरिजिनल लेंथ एल। अब स्ट्रेन को एप्सिलॉन से ज़ाहिर किया गया है और ये बेसिकली दो लेंथ्स की रेशियो है, याद रखिएगा स्ट्रेन रेशियो है, चेंज इन द लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ये एक रेशियो है, तभी इसके यूनिट्स नहीं होते, इसकी डायमेंशंस नहीं होती, क्योंकि ऊपर नीचे सेम यूनिट्स आएंगे वो कट जाएंगे, तो ये डायमेंशन लेस है, इसके यूनिट्स नहीं होते। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन के हवाले से बात किया जाए तो जैसे हमने स्ट्रेस को पढ़ा है, हर स्ट्रेस के हवाले से स्ट्रेन की सेम कैटेगरी बनती है। जैसे यहाँ पे भी वॉल्यूम नॉर्मल स्ट्रेन है, शीयर स्ट्रेन और टेंजेंशियल स्ट्रेन है। मतलब नॉर्मल तो वो होगा जिसमें लंबाई कम हो सकती है, लंबाई ज़्यादा हो सकती है, वॉल्यूम में चेंज आ सकती हैं, जबकि शीयर के हवाले से हम बात करते हैं उसमें शक्ल बदल सकती है, तो शक्ल की तब्दीली के हवाले से भी स्ट्रेन हमारा शीयर स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेन बनेगा। नॉर्मल स्ट्रेन को फिर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, लॉन्गिट्यूडिनल है और वॉल्यूम या बल्क है। लॉन्गिट्यूडिनल में फिर दो केस होते हैं कि लंबाई कम होगी या ज़्यादा होगी, अगर ज़्यादा होगी तो उसके लिए हम टेंसाइल स्ट्रेन की बात करते हैं, अगर कम होगी तो हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेन के हवाले से बात की जाती है। नेक्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेस द स्ट्रेन हैज़ द सेम टाइप्स, जैसा स्ट्रेस होगा वैसे इसमें जो है वो हमारे पास स्ट्रेन होगा। एग्जाम्पल क्या है, इफ द स्ट्रेन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड if the strain is being produced by the longitudinal stress, अगर स्ट्रेन आपके पास जो आया है वो आया है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की वजह से, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन पैदा हुआ है, तो उस स्ट्रेन को फिर हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहेंगे। मैं इसलिए कह रहा था कि जो स्ट्रेस होगा उसी के लिहाज से उसी कैटेगरी का स्ट्रेन होगा। अगर ये स्ट्रेन आया है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की वजह से, फिर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पैदा होगा। अगर हमें ये डायग्राम दिखाई गई है अगेन,
वही कंप्रेसिव स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेस के हवाले से। ये कंप्रेसिव स्ट्रेस बेसिकली दिखाया गया है, मींस के कंप्रेसिव स्ट्रेस है कंप्रेसिव स्ट्रेन में, ये टेंसाइल स्ट्रेस में या इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस में लंबाई में कमी होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि मींस द चेंज वुड बी रिगार्डिंग द इंक्रीज इन द लेंथ। जब इंक्रीज होगा तो टेंसाइल स्ट्रेन उसमें आएगा, और अगर लेंथ में कमी आती है, डिक्रीज है, तो उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेन आता है। क्योंकि जो टेंसाइल स्ट्रेस था वो लंबाई में इजाफा करता है, और जो कंप्रेसिव स्ट्रेन स्ट्रेस था वो लंबाई में कमी पैदा करता है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को लिखने के लिए चेंज इन द लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, हम वही सेंस यूज करेंगे जो अभी हमने लास्ट टाइम बात की है कि एप्सिलॉन बेसिकली इज इक्वल टू द चेंज इन द लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। सिमिलरली नेक्स्ट इफ द स्ट्रेन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है जिसने तब्दीली पैदा की, तो उस तब्दीली को भी उसी के नाम से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का नाम दिया जाएगा। Again volumetric strain del V by V, changing the volume to the original volume, ये रेशियो है, याद रखिएगा। स्ट्रेन जितने भी होंगे ये बेसिकली रेशियो है। जब हम टेंसाइल की बात करते हैं तो चेंज द लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ हम रेशियो की बात करते हैं। जब हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करते हैं तो चेंज द वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम के हवाले से हम बात करते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास स्ट्रेन पैदा होता है शेयर स्ट्रेस की वजह से, आपने शेयर स्ट्रेस अप्लाई किया और आपके पास शक्ल में तब्दीली आ गई, तो उसको हम शेयर स्ट्रेन बोलते हैं। और इस शेयर स्ट्रेन को हम गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज डेल ए बाय ए। बेसिकली यहाँ पे देखें ये डेल ए है, ये कितना आगे साइड मूव करती है, डेल ए है, और टोटल लंबाई इसकी ए थी। तो हम जानते हैं बेसिकली इन दोनों का जो रेशियो है वो टेन थीटा कहलाता है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं गैमा इज इक्वल टू डेल ए बाय इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा। फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ द एंगल थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, सो गैमा इज इक्वल टू थीटा। तो ये थी हमारे स्ट्रेन की क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम बात करते हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स के हवाले से। इलास्टिक कांस्टेंट का बेसिक आइडिया ये है कि ये स्ट्रेस और स्ट्रेन रेशो होती है। इलास्टिक कांस्टेंट या इलास्टिक मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बेसिकली ये स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो होती है। याद रखिएगा ये स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो होती है। एक्सपेरिमेंट्स have revealed that the ratio of the stress to strain is a constant value for a given material। किसी भी given material के लिए स्ट्रेस की और स्ट्रेन की जो रेशो होती है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसको हम इलास्टिक कांस्टेंट कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, और इसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को स्ट्रेस बाय स्ट्रेन से ज़ाहिर कर सकते हैं। अगर यूनिट्स के हवाले से बात की जाए, आप तो जानते हैं कि जो स्ट्रेन था वो बेसिकली दो सेम वैल्यूज के दरमियान रेशो था, लिहाजा उसको हमने कहा था कि वो डायमेंशनलेस है और उसके यूनिट्स नहीं होते। तो बाकी क्या रह जाता है, बाकी रह जाता है स्ट्रेस। स्ट्रेस के यूनिट्स होते हैं पास्कल वाले, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लिहाजा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के यूनिट्स वही सेम बनेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वाले, मीन्स के पास्कल के सेम यूनिट्स इसके बनते हैं। टाइप्स ऑफ द इलास्टिक कांस्टेंट्स के हवाले से अगेन लीनियर डिफॉर्मेशन को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। लीनियर डिफॉर्मेशन में जो स्ट्रेस होता है उसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस। और लीनियर डिफॉर्मेशन में मतलब जिसमें आप वन डायमेंशंस के हवाले से बात कर रहे होंगे, तो हमारे पास जो स्ट्रेन आएगा वो टेंसाइल स्ट्रेन होगा या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेन होगा। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो हमारे पास ये जो इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं ये स्ट्रेस और स्ट्रेन रेशो होती हैं। लिहाजा चूँकि हम बात कर रहे हैं लीनियर डिफॉर्मेशन की टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस के हवाले से और टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेन के हवाले से, तो हमारे पास इसका जो एक्सप्रेशन बनता है वो है y फॉर द यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू f by a ओवर डेल l by l। सेकेंड चीज़, अगर हम डायमेंशनल डिफॉर्मेशन के हवाले से बात करते हैं, मीन्स के वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस के हवाले से बात करते हैं, तो उसमें जो स्ट्रेस होगा वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहलाता है, उसमें जो स्ट्रेन होगा वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाता है। और हमारे पास हम टर्म पढ़ रहे हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स जो कि स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो होता है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के साथ रेशो ले लें, वो हमारे पास आ जाएगा क्या आ जाएगा, बल्क मॉडुलस। अगेन बल्क मॉडुलस को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, f by a, ये हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के हवाले से बात की जा रही है, और चेंज इन द वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम भी हमारे पास ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के हवाले से बात की जा रही है। नेक्स्ट इज द shear स्ट्रेस इन द shear स्ट्रेन। shear स्ट्रेस को अगर टॉर्क f by a से ज़ाहिर किया जाए और shear स्ट्रेन को आप गैमा इज इक्वल टू 10 ऑफ थीटा से ज़ाहिर करते हैं, तो अगेन इन दोनों की रेशो को हम लिख सकते हैं कि वो शेयर मॉडुलस, जी जो है वो शेयर मॉडुलस को ज़ाहिर करता है f by a ओवर 10 ऑफ थीटा।
So this is the end of this topic, and please like, comment and subscribe. Thanks for watching.